हम अक्सर बात करते हैं ना कि जब कोई हड्डी टूटती है तो एक्सरे में एक सफेद लाइन बहुत साफ दिख जाती है। मतलब डायग्नोसिस एकदम सटीक होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ कोई कंफ्यूजन या धुंधलापन नहीं होता। सही कहा। लेकिन जब हम वैवाहिक विवादों की दुनिया में आते हैं तो सब कुछ बहुत धुंधला सा हो जाता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी धुंधलके को साफ करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का 24 अप्रैल 2026 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, शिवरमन नायर और अन्य बनाम केरल राज्य। हाँ, और हमारे पास सारे कानूनी दस्तावेज और कोर्ट के आदेश की प्रतियां भी मौजूद हैं। आज हमारा मुख्य मकसद ये समझना है कि वैवाहिक विवादों में पूरे ससुराल को घसीटना कब न्याय है और कब सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग। तो अगर इस मामले की शुरुआत देखें तो ये कहानी 2007 की एक शादी से शुरू होती है। पत्नी ने आरोप लगाया कि उससे 30 लाख रुपए और 47 सोने के सिक्कों की मांग की गई थी। 47 सोने के सिक्के? अरे बाप रे। हाँ, और बात सिर्फ यही नहीं रुकी। पत्नी का ये भी दावा था कि उसके 153 सोने के सिक्के बेचकर पति के लिए एक वॉक्सवैगन कार खरीदी गई। अच्छा, पति के लिए कार और ननद के लिए भी कुछ था ना? हाँ, ननद के लिए एक फ्लैट खरीदा गया। फिर 2013 में कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, जब वो दूसरी शादी वाली बात सामने आती है। बिल्कुल। पति ने सिमरन जी नाम की एक महिला से दूसरी शादी कर ली। इसकी तस्वीरें और वकील के नोटिस भी सामने आए। और फिर 2016 में जाके पति और सास ससुर और ननद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन एक मिनट, मैं यही सोच रहा था कि 2007 से 10 के बीच की घटनाओं के लिए 2016 में एफआईआर। ये थोड़ा अजीब है। मतलब क्या ये ऐसा नहीं है कि आपने मछली पकड़ने के लिए एक ऐसा बड़ा जाल फेंक दिया हो जिसका मकसद असल दोषी के साथ साथ पूरे परिवार को लपेटना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी दस्तावेजों में ठीक इसी बात पर गौर किया। पति के खिलाफ तो मारपीट और क्रूरता के बहुत ही स्पष्ट आरोप थे, लेकिन सास ससुर और ननद, जो अपील करता है 1, 2 और 3 है, हाँ, उन पर सिर्फ ये आरोप था कि वे घटनाओं के वक्त वहां मौजूद थे या उन्होंने क्रूरता को बढ़ावा दिया। ये बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट आरोप हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा पलट कर पूछूं तो अगर सास ससुर को बेटी की दूसरी शादी के बारे में सब कुछ पता था, हाँ, और उन्होंने वो पैसे लिए, तो क्या तकनीकी रूप से ये आईपीसी की धारा 494 का अपराध नहीं है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। यहीं पर एस निथिन नाम के एक पुराने मामले का संदर्भ काम आता है। अदालत ने बहुत साफ कर दिया है कि दूसरी शादी की सिर्फ जानकारी होना आपको अपराधी नहीं बनाता। अच्छा, सिर्फ पता होना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक अभियोजन पक्ष ये साबित न कर दे कि ससुराल वालों ने उसमें कोई सक्रिय भागीदारी निभाई या आयोजन में मदद की, तब तक समान इरादा यानी कॉमन इंटेंशन साबित नहीं होता। ओहो, समझ गया। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना जैसे कार कोई और बहुत तेज चला रहा और चालान सिर्फ इसलिए आपका भी कट जाए क्योंकि आप पैसेंजर सीट पर बैठे थे। एकदम बेहतरीन उदाहरण है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ठीक इसी बात को पकड़ा। कोर्ट ने दारा लक्ष्मी नारायण मामले का जिक्र किया, जिसमें वो पूरे परिवार को फंसाने वाली बात थी। हाँ, वैवाहिक विवादों में पूरे परिवार को फंसाने की जो आम प्रवृत्ति बन गई है, उस पर चिंता जताई गई। तो कोर्ट ने भजन लाल दिशा निर्देशों का इस्तेमाल करते हुए इसे कानून का दुरुपयोग माना। मतलब जो निर्दोष रिश्तेदार थे उनके खिलाफ एफआईआर रद्द कर दी गई। बिल्कुल, उन्हें इस कानूनी पचड़े से बाहर कर दिया गया। तो ये चर्चा इस बात को बहुत स्पष्ट करती है कि कानून का काम न्याय सुनिश्चित करना है, ना कि बिना किसी ठोस सबूत के पारिवारिक सदस्यों को प्रताड़ित करना। सही कहा आपने। तो अंत में एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ जाते हैं। अगर वैवाहिक विवादों में कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल सिर्फ दबाव बनाने के लिए पूरे परिवार को फंसाने में किया जाने लगे, तो क्या इससे हमारी न्याय व्यवस्था पर बेवजह का बोझ नहीं बढ़ेगा? बहुत बड़ा बोझ बढ़ेगा। हाँ, और सोचिए, उन असली पीड़ितों की विश्वसनीयता भी कम हो जाएगी जिन्हें वास्तव में न्याय की सख्त जरूरत है। इस पर जरूर विचार करें। तो आज के लिए इतना ही।